हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम जो मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम बुक है उसके जो बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरी बुक को एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन भी होगा और इसमें कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को शामिल किया जाए, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 20 से 30 क्वेश्चन ही ज़्यादा होंगे। लेकिन इससे होगा क्या कि पूरी एमसीक्यू के फॉर्म में पूरी बुक कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए। पहला प्रश्न है, द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, एन सेन या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी? तो इसका उत्तर है जी सुब्रमण्यम अय्यर। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, केसरी तथा मराठा। मराठा इंग्लिश में थी और केसरी मराठी में। एन सेन ये इंडियन मिरर से जुड़े हुए थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ये बंगाली से जुड़े हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रकाशित हुआ था, ये कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये लंदन से प्रकाशित किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और अमेरिका से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी? गदर। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली चित्रकला जिसका विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हुआ था, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पटना कलम पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्या था कि जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और साथ ही साथ अन्य जो क्षेत्रीय राजा महाराजा थे उनका पतन होने लगा, तो इनके संरक्षण में जो भी आर्टिस्ट थे वो भी बेरोजगार होने लगे। तो कंपनी ने क्या किया कि इन लोगों को अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, उनकी रूपरेखा तैयार करना, या बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जो अपने लिए पर्सनल पेंटिंग बनवाते थे, वो लोग हायर करने लगे। तो उससे एक नई कला शैली का विकास हुआ जिसे पटना कलम शैली कहते हैं, या इसे ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है। और कालीघाट पेंटिंग, इसका दूसरा नाम है कलकत्ता पेंटिंग। कलकत्ता पेंटिंग। अगला है, बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो इनका उपन्यास है आनंद मठ, और इसी में इन्होंने सन्यासी विद्रोह की भी चर्चा की है। अगला प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न आता है कि सन्यासी विद्रोह की चर्चा निम्न में से किस उपन्यास में की गई है, तो वो हो जाएगा आनंद मठ। किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापार करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि कौन सी कंपनी सबसे पहले आई थी? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे और सबसे पहले गए थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। ये जब गोवा को आज़ाद कराया गया पुर्तगालियों से 62 के आसपास, 1962 में, तब ये गए हैं। वास्को डिगामा भारत किस वर्ष आया था? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था, 17 मई 1498। केरल के कालीकट बंदरगाह के ऊपर उतरा था, उस समय वहां का शासक जमोरिन था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपनी नीली जल नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है? तो पहला गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो कि 1505 से 1509 तक रहा था। और दूसरे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की थी। ये 1509 से 1515 तक रहे थे, और इन्होंने ही 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था, गोवा पर कब्जा कर लिया था। बाद में 1530 में नीनो दी कुन्हा के टाइम में गोवा को राजधानी बनाया गया था, कोचीन से गोवा ट्रांसफर किया गया था, और नीनो डी कुन्हा 29 में आए थे गवर्नर बन के। अगला है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क की होगी। अगला है, एक्सला सैपेल की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो ये पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था
1740 से 48 तक ये पहला युद्ध हुआ था। तो 48 में एक्सला-शैपेल की संधि हुई थी और ये युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था। वहाँ भी अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लड़ रहे थे, तो उसी से प्रभावित ये युद्ध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि दूसरे गवर्नर थे 1509 से 1515 तक जो रहे थे, ये वास्तविक संस्थापक थे। और पहले फ्रांसिस्को डी अल्वीरा थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया था। इस फरमान के अकॉर्डिंग 500 पैगोडा के बदले में अंग्रेज़ों को ट्रेड करने के लिए पास दे दिया गया था कि बिना कोई शुल्क दिए आप ट्रेड कर सकते हैं 500 पैगोडा के बदले में। तो इसी को सुनहरा फरमान कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया? तो इन्होंने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया था। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी? ये तो आपको पता ही होगा, 31 दिसंबर 1600 में। अगला प्रश्न है, 1609 में जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में आए थे और सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी किया था जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वो मुगल बादशाह कौन थे? उत्तर है इसका फर्रुखसियार। इन्होंने 1717 में एक फरमान जारी किया था। जॉन सुरमयन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल इनसे मिला था, तो तभी एक फरमान जारी किया था। इसमें ये दिया गया था कि 10,000 वार्षिक के बदले में सूरत में और 30,000 वार्षिक शुल्क के बदले में बंगाल में अंग्रेज कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ये सबसे दो मेन पॉइंट थे, इसके अलावा भी और कई सारी छूट दी गई थी। अगला है, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आसिफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था और इन्होंने ही अवध की राजधानी फैजाबाद से ट्रांसफ़र करके लखनऊ शिफ्ट कर दी थी। अगला प्रश्न है, अवध की स्वतंत्र रियासत के संस्थापक कौन थे? तो सादत खान, इनका पूरा नाम है सादत खान बुरहानुल मुल्क। ये 1722 में गवर्नर बनाए गए थे अवध के और इन्होंने धीरे धीरे एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया था। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके मध्य में हुई थी? तो तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी 1761 में, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और यहीं से मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। और इसमें जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुई थी और दूसरी 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, ये कुछ संबंधित राज्य दिए गए हैं और उनके संस्थापक, इनको मिलान करना है। तो केरल, इसकी स्थापना मार्तंड वर्मा ने की थी 1729 में। 1729 में वहाँ के ये शासक बने थे और धीरे धीरे स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया था। हैदराबाद, ये निज़ामुल मुल्क इससे संबंधित हैं। 1724 में वहाँ के गवर्नर बनाए गए थे मुगल के द्वारा। अवध, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, बुरहानुल मुल्क। और बंगाल, मुर्शिद कुली खां, ये 1717 में बनाए गए थे। तो देख लो इसका उत्तर क्या होगा, पहले का सी यानी कि डी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण किया था? बनारस, जयपुर, मथुरा, दिल्ली। तो इन चारों जगहों पर तो किया ही किया था। एक उज्जैन में भी इन्होंने वेधशाला बनवाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, और एक ही एक्स्ट्रा भी याद रखना, उज्जैन।
इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिज मोहम्मद शाही, जो कि नक्षत्रों आदि से ही संबंधित थी, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित थी। जिज मोहम्मद शाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके समय ब्लैक होल त्रासदी ये घटना हुई थी? तो ये 1756 में सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी। इन्होंने क्या किया था, एक कमरे में लगभग 146 अंग्रेज थे, उनको बंद कर दिया था, जिसमें से सफोकेशन और गर्मी की वजह से, ये मई का टाइम था, तो सफोकेशन गर्मी की वजह से लगभग सारे लोग मर गए थे और सिर्फ 23 लोग इसमें बचे हुए थे। तो इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। अगला है कि प्लासी की लड़ाई के दौरान निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी सेनाओं की कमान संभाली थी? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था, और इसमें एक तरफ अंग्रेज थे जिनकी कमान रॉबर्ट क्लाइव ने संभाली थी, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला को उनके जो साथी थे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया था, तो इसलिए ये हार गए थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में संपन्न हुई थी? तो इलाहाबाद जो बक्सर का युद्ध था 1764 में हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों की विजय उसमें हुई थी। उसके बाद दो संधि हुई थी, एक हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ जो कि पहली संधि थी, और दूसरी हुई थी नवाब शुजाउद्दौला के साथ, ये अवध के नवाब थे, ये दूसरी संधि थी। तो इन्हीं दोनों संधियों को, दोनों को इलाहाबाद की पहली संधि दूसरी संधि कहा जाता है, तो दोनों को ही इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। पहली वाली 12 अगस्त 1765 में हुई थी, 12 अगस्त, और दूसरी वाली हुई थी 16 अगस्त को, तो याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बक्सर के युद्ध में सम्मिलित नहीं था? तो बक्सर का युद्ध आपको पता ही है, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, और इसमें अंग्रेजी सेना की कमान हेक्टर मुनरो ने संभाली थी, और बाकी ये 3 लोग थे, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। मीर जाफर नहीं थे इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। तो इसमें वंदे मातरम ये मैडम भीखाजी कामा का है, और तलवार, स्पेलिंग गलत होगी, तलावार लिख दिया, तलवार होगा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का है, गदर लाला हरदयाल का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी की द्वारा लिखी गई है, और शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका ये इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न है, हाँ इसके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका सोम प्रकाश है इनकी पत्रिका, और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें तो जानते हैं, इन्हें गांधी जी और जिन्ना का राजनीतिक गुरु माना जाता है। इसके अलावा एक सोसाइटी थी सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, शायद ऐसे कुछ नाम था, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिखों को अपने धर्म की रक्षा में लड़ाकू पंथ में बदल दिया था? तो इसका उत्तर होगा बी, गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु थे, और गुरु रामदास ये 4th थे। तो 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब है, होली बुक सिखों की, उसका कंपाइलेशन किया था। जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, इन्होंने क्या किया था, अच्छा औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या करा दी गई थी, आपको याद होगा। और चौथे जो हैं वो गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। और 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह है, उनके सबसे छोटे बेटे थे फतेह सिंह। अभी जो निहंग को लेकर के चर्चा चल रही, जो निहंग वो संप्रदाय तो नहीं कहेंगे, जो निहंग का वो जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, ऐसा माना जाता है।
गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटे फतेह सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, पहले गवर्नर ये बने थे। द्वैध शासन में क्या था कि जो दीवानी अधिकार था वो कंपनी के पास था, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करना वगैरह ये सब था ये कंपनी के पास था, और जो निजामत यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार था वो नवाब के पास था। तो इसी को द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के शक्तिशाली राज्य को तोड़ दिया था? तो तालीकोटा की लड़ाई, इसे राक्षसी टंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये 1565 में हुआ था। एक तरफ इसमें दक्कन के सुल्तान थे और दूसरी तरफ विजयनगर, तो इसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, संबंधित युद्धों को उनकी संधि के साथ आपको मिलाना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो मद्रास की संधि इससे संबंधित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे मंगलौर की संधि संबंधित है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे श्रीरंगपट्टनम की संधि संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले का बी, यानी कि सी। अगर एक ऑप्शन पता है आपको पहला वाला तो हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1768 से 1769 में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। और जो दूसरा हुआ था वो 1780 से 1784 तक चला था। इसी में जो हैदर अली थे वो 82 में लड़ते हुए घायल हो गए थे, बाद में ये मर गए थे। तो बाद में टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी और बाद में मंगलौर की संधि के तहत ये युद्ध रुक गया था। तीसरा युद्ध 90 से 92 के बीच में हुआ था और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अंतिम जो युद्ध था वो 1799 में हुआ था, इसमें कोई संधि नहीं हुई थी। मैसूर राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था और टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सालबाई की संधि, सूरत की संधि और पुरंदर की संधि, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बताना है किस युद्ध में। तो इसका उत्तर होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। एक चीज़ याद रखिएगा, एक पुरंदर की संधि पहले हुई थी, इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहले, जो कि मुगल और मराठा के बीच में हुई थी। वो हुई थी शायद 65 में हुई थी, 1765 में। और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसमें कई सारी संधि हुई थी, तो उसमें जो पुरंदर की संधि हुई थी वो इसके 10 साल बाद यानी कि 75 के आसपास हुई थी, 75 या 76 के आसपास हुई थी, शायद 76 में ही हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 से 1782 तक चला था। इसमें सूरत की संधि 1775 में हुई थी, पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी और सबसे लास्ट में सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था ये 1803 से 1805 तक चला था और जो अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध था ये 1817 से 1819 तक चला था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ये किस मिसल से संबंधित थे? तो टोटल 12 मिसल थी, सबका नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये सुकर चकिया मिसल ये पता होना चाहिए, इससे महाराजा रणजीत सिंह संबंधित थे। और जब ये पावर में आए महाराजा रणजीत सिंह तो इन्होंने सारी 12 मिसल को एक साथ संगठित किया और एक सुदृढ़ सिख राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुशल अक्रियता की नीति से जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस इस नीति से जुड़े हुए हैं। ये मेनली जो कुशल अक्रियता की नीति है ये अफ़गानिस्तान में जो वहाँ अंग्रेज़ों ने इंटरफेयर किया था उससे रिलेटेड है। तो अफ़गानिस्तान को लेकर के अंग्रेज़ों ने 2 तरह की नीतियाँ अपनाई थी। एक थी अग्र विचारधारा की नीति। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, इसकी वजह से युद्ध भी हुए थे और पहला जो अफ़गान युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा था अंग्रेज़ों को। तो बाद में ये कुशल अक्रियता की नीति अपनाई थी। इसके अंतर्गत ये था कि अफ़गान के आसपास के जो राज्य हैं, ईरान हो गया और जो भी छोटे छोटे वहाँ पर या आंतरिक रूप से जो वहाँ पर राजा जो भी थे वो लड़ते हैं, उनको लड़ने दो, हम दूर से बैठ के बस तमाशा देखेंगे। तो ये था कुशल अक्रियता की नीति। अगला है,
अफगान और निम्न में से किस गवर्नर जनरल के बीच गंडमक की संधि हुई थी? तो गंडमक की संधि द्वितीय अफगान युद्ध के पश्चात हुई थी 1879 में। तो अफगान की तरफ से अयूब खान थे और 79 में हुई थी। तो अंग्रेज़ों की तरफ से कौन वायसराय था इस टाइम पे? इस टाइम पे लिटन थे, तो लिटन ही होंगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये संधि कब हुई थी तो आप कर लेंगे। लिटन 76 से 80 तक रहे थे। 76 1876 से 80 तक ये वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल रहे थे। अगला देखते हैं। रिपन तो आपको पता ही है 80 से 84 के बीच में रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से किसे गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, उनके टाइम में नहीं, उनके टाइम में तो ये हटाया गया था। ये 78 में आया था लिटन के टाइम में। लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, इसी को गैगिंग अधिनियम कहा जाता है। और ये लिटन के टाइम में हटाया गया था। और रॉलेट एक्ट कब आया था? ये आया था 1919 में आया था, मार्च में। तो इसी को लेकर के अप्रैल में जलियांवाला बाग में जो विरोध हो रहा था गिरफ्तारी को लेकर के, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कौन सा इसमें, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, इसको लैक्स लोसी एक्ट भी कहते हैं। ये 1850 में आया था। इसमें क्या था कि पहले ये था कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। इस एक्ट को ला करके ये किया गया था कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। मेनली ये अंग्रेज़ों का था कि बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये इसी वजह से कन्वर्जन रेट कम था, तो उसको अंग्रेज़ों ने बढ़ाने के लिए और तरीके के लालच देने के लिए ये अधिनियम लेकर के आए थे कि अब तुम अगर कन्वर्ट भी होगे तो पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। और ये शस्त्र अधिनियम ये आया था 78 में, ये भी लिटन के टाइम में ही आया था। इसमें मेनली ये किया गया था कि भारतीयों के ऊपर शस्त्र रखने के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल और उनकी गतिविधियां उससे मिलाना है। तो बंगाल विभाजन बहुत फेमस है, कर्जन से। स्थानीय स्वशासन रिपन। सहायक संधि ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। और व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी से। तो पहले का डी किस में है? गवर्नर जनरल, बंगाल विभाजन। तो ऑप्शन इसमें कुछ गलत हैं, आप इसमें से ऑप्शन सही कर लेना, लेकिन पहले का डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों को सहायक संधि के कार्यान्वयन के अनुसार व्यवस्थित करें। किसके किसके साथ सहायक संधि की गई थी और उस सीक्वेंस में बताना है कैसे की गई थी, सबसे पहले किसके साथ की गई थी। तो ये सहायक संधि ये वेलेस्ली से जुड़ी हुई है। इसमें सबसे पहले हैदराबाद से की गई थी 1798 में। उसके बाद की गई थी मैसूर से 99 में। उसके बाद की गई थी अवध 1801 में। और सबसे लास्ट में की गई थी जोधपुर से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले हैदराबाद, यानी कि दूसरा सबसे पहले होगा, उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किए गए निम्न राज्यों को क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यापगत का सिद्धांत ये 1848 से 56 तक, इसके अंतर्गत कई सारे राज्यों को मिलाया गया था। और उस समय पर गवर्नर जनरल डलहौजी थे भारत के। सबसे पहले इसके अंतर्गत सतारा को मिलाया गया था 48 में, 1848 में। उसके बाद संबलपुर को मिलाया गया था 49 में। उसके बाद उदयपुर को मिलाया गया था 52 में। उदयपुर कहाँ गया, ये है। और 53 में झांसी को मिलाया गया था। अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते कौन सा होगा। 36 ए कहाँ गया इसका, 48 17 यानी कि 2 के बाद 3 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलीगर विद्रोह किसके साथ जुड़ा हुआ है।
तो ये वीर पांड्य कट्टाबोमन या फिर कट्टाबोम नायकन भी इन्हें कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। और ये विद्रोह हुआ था 1795 से लेकर के 1805 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताओं के साथ निम्नलिखित आंदोलन का मिलान करना है। तो भगवत जवाहरमल ये कूका आंदोलन से संबंधित थे, सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन से संबंधित थे, करम शाह पागलपंथी से, और हाजी शरीयतुल्लाह फराजी आंदोलन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले का बी, पहले का बी किसमें है, और दूसरे का सी, तीसरे का डी, ये हो जाएगा, नहीं ये वाला होगा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए। ठीक, अगला देखते हैं, कुंडारा उद्घोषणा। कुंडारा उद्घोषणा ये किससे रिलेटेड है? तो ये वेलुथम्पी का विद्रोह, वेलुथम्पी का विद्रोह, इसे त्रावणकोर का विद्रोह भी कहते हैं, ये इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह को क्रम के अनुसार मिलाना है, कौन पहले हुआ था, कौन कब हुआ था। तो देख लेते हैं, पाइका हुआ था 1817 में, उसके बाद है वेलुथम्पी का विद्रोह, ये 1801 में हुआ था, उसके बाद है कच्छ का विद्रोह, ये 1816 में हुआ था, और पॉलीगर विद्रोह ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि 1795 में शुरू हुआ था ये, तो सबसे पहले यही हुआ था पॉलीगर विद्रोह, जिसमें वो ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोह का उनके सही स्थान से मिलान करना है। तो मौमारियों का विद्रोह ये असम में हुआ था, पहले का ए, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए पहले ही, ए और बी में देखते हैं। पाइका विद्रोह अभी ऊपर डिस्कस किया, उड़ीसा, और कूका पंजाब में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस कारण हुआ था? तो इसमें राजस्व की मांग में बढ़ोतरी को लेकर के हुआ था। ये मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, मालाबार में, जो मालाबार रीजन है, और ये दो बार हुआ था। एक बार ये 1920-21 के आसपास हुआ था, और उससे पहले लगभग 1855-56 के आसपास भी हुआ था, तो इसका टाइम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, घटना के वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह को मिलाना है। खोंड विद्रोह ये हुआ था 1837 में, कोल विद्रोह ये 31 में हुआ था, 1831 में, संथाल विद्रोह ये 1855 से 1856 के आसपास हुआ था, सिद्धो खानो इसके नेता थे, और बहुत ही बड़ा विद्रोह था ये, और भील 1817 में हुआ था। तो इसको देख लो, सबसे पहले कौन सा हुआ था, 1831 में कोल विद्रोह, तो कोल नहीं, भील विद्रोह 1817 में, तो भील होगा फिर कोल होगा, यानी कि ए, दो अगर आपको पता है तो हो जाएगा। अगला है, उलुगन विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो उलुगन विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, और इसी विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। बिरसा मुंडा को जो उनके फॉलोअर थे वो धरती आबा कहते थे, धरती आबा। जो बाहरी लोग थे उनको मुंडा जनजाति के लोगों ने दिकू कहा था, और उन्हीं के खिलाफ ये विद्रोह था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह 1860 से 1920 तक चला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह को उनके नेताओं के साथ मिलाना है। तो रामोसी विद्रोह अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, चित्तूर सिंह ये 1822 के आसपास हुआ था। कोया विद्रोह, इससे तोमा सोरा जुड़े हुए हैं। संथाल विद्रोह सिद्धो कानो अभी ऊपर डिस्कस किया है, और कोल विद्रोह बुद्धो भगत, पहले का डी जिसमें है वो ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, खोंड विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो खोंड विद्रोह 1837 में शुरू हुआ था और 56 तक लगभग चला था। चक्र बिश्नोई इसके नेता थे। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और इसके जो नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू थे। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन
ये किस जनजाति के द्वारा चलाया गया था? तो ताना भगत आंदोलन, ये दो जनजातियां उराव और मुंडा, इनके द्वारा चलाया गया था और इनके जो मेन लीडर थे वो जात्रा भगत और बलराम भगत थे। अगला प्रश्न है कुकी विद्रोह, ये किस स्थान पर हुआ था? तो मणिपुर की कुकी जनजाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। सिंगपोस विद्रोह, ये असम में हुआ था। तो इस लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में आगे के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ अगर आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।